एक कॉमन गलती जो इंडिया में हर नया कपल करता है और बाद में पछताता है। देखो, बच्चा होने की खबर सुन के हर कोई खुश होता है, रिलेटिव सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस आते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि उस मोमेंट से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट शुरू हो जाता है। और वो लोग जो कहते हैं हो जाएगा, सब मैनेज कर लेंगे, वो लोग बाद में अपनी सेविंग्स तोड़ के बैठते हैं, या लोन लेते हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट फाइनेंशियल रोड मैप दूंगा जो आपको अपना पहला बच्चा प्लान करने से पहले तैयार करनी चाहिए। ये वीडियो उन कपल्स के लिए जो अभी प्लान कर रहे हैं, साथ में उनके लिए भी है जो अभी अंडर प्रेगनेंसी हैं और सोच रहे हैं अब क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ नंबर्स सुनते हैं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, पर जानना जरूरी है। इंडिया में एक नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में आज 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकता है ऑन एन एवरेज। बहुत ही हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल्स में तो इससे भी बहुत ज्यादा। सिजेरियन यानी सी सेक्शन का खर्चा ऑन एन एवरेज 1 से 3 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। और ये तो सिर्फ डिलीवरी का खर्चा है। प्रेगनेंसी के 9 महीने में डॉक्टर विजिट्स, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सप्लीमेंट्स और इमरजेंसी सिचुएशंस, इन सब का कंबाइंड खर्चा 30 से 80,000 रुपए ऑन एन एवरेज हो सकता है, किसी किसी केस में उससे भी ज्यादा। आप बच्चे के पहले साल की बात करें, पीडियाट्रिशियन विजिट्स, वैक्सीनेशंस, डायपर्स, फॉर्मूला या नर्सिंग एसेंशियल्स, बेबी गियर, और आप देख रहे हैं 1.5 लाख से 2.5 लाख का एडिशनल ईयरली खर्चा सिर्फ बेसिक्स के लिए। अब अगर दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में तो चलो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जो मदर हैं वो किसी फ्रीलांसिंग बिजनेस वगैरह में है तो उनकी तो इनकम स्ट्रीम बिल्कुल बंद हो जाती है मैटरनिटी लीव के टाइम पे, जो एक और फाइनेंशियल गैप क्रिएट कर देता है। देखो, ये सब बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ रियलिस्टिक आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर हम अपने रोड मैप और तैयारी की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इमरजेंसी फंड पहले, बेबी बाद में। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है वो है एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाना। ये आपका सेफ्टी नेट है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स ग्लोबली रेकमेंड करते हैं कि आपके पास 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपके मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करे। लेकिन जब आप बेबी प्लान कर रहे होते हो तो आपको ये 6 महीने से बढ़ा के करीब 9 से 12 महीने तक ले जाना एक अच्छी समझदारी की बात होती है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कभी भी आ सकती हैं। रेडिट और पेरेंटिंग फोरम्स पे हजारों लोग रेगुलरली शेयर करते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी, एनआईसीयू एडमिशन या अनप्लान्ड सी सेक्शन ने उनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लान बिगाड़ दिया। एनआईसीयू में एक दिन का खर्चा अकेला 10 से 25,000 रुपए तक हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलो। इसमें सिर्फ बेबी के लिए अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करो और उसे कभी टच मत करो। एक सिंपल प्रैक्टिकल टारगेट बताता हूँ। अगर आपका मंथली हाउस होल्ड फिक्स एक्सपेंस करीब 50,000 रुपए है तो बेबी के लिए अलग 3 लाख रुपए का डेडिकेटेड फंड बनाना है, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी और पहले के 3 महीने के लिए। स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस। और यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सारे कपल सोचते हैं कि उनकी कंपनी का या एम्प्लॉयर का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो सफिशिएंट है। नहीं है। देखो, आपका जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, पर आपका एक अपना प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। क्योंकि लेटस से कोई भी अपनी कंपनी से कभी ले ऑफ हो जाता है या किसी रीजन की वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ जाती है तो सबसे पहले तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वहीं का वहीं खत्म हो जाता है जो कॉर्पोरेट वाला है। तो सबसे पहली बात कि आपको अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मेंटेन करना है जिसमें आप, आपका स्पाउस, आपकी फैमिली, हर कोई कवर्ड हो। वाइफ के केस में आपकी मैटरनिटी का कवर उसके अंदर होना चाहिए। नॉर्मली जो मैटरनिटी का इंश्योरेंस कवर होता है उसमें 9 महीने से लेके 2 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। आजकल मेजॉरिटी पॉलिसीज में वैसे 9 महीने का ही होता है। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिसी लेने के बाद 9 महीने तक आप उसमें मैटरनिटी क्लेम नहीं कर सकते। तो आइडियली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे 1 से 1.5 साल पहले आपको ये प्लान ले लेना चाहिए कम से कम। हाँ, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर के या कॉर्पोरेट प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर्ड हो, पर उसके ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट होके मत रहिए। अपना हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल प्लान भी जरूर लीजिए अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है। दूसरी बात, कोशिश ये कीजिए कि जो आपका ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंदर आप ये मैटरनिटी का कवर भी ले रहे हो, ओवरऑल प्लान की लिमिट 5 से 10 लाख रुपए की हो। क्योंकि आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आपकी एक एक रात में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक के खर्चे आ सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जो मैटरनिटी का कवर है उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि अच्छी खासी लिमिट कवर्ड हो, मतलब 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक का सी सेक्शन का कवर हो। नॉर्मल डिलीवरी कम से कम 1 लाख रुपए तक का कवर हो। और अगर आप अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अपनी पूरी फैमिली को, आप, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सबको फैमिली फ्लोटर बेसिस पे कवर करेंगे 10 से 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेके, तो मेरे हिसाब से वो एक समझदारी का काम है। इसका प्रीमियम आपको साल में एक बार ही देना होता है और प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता।
मतलब अफोर्डेबल होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टिप, पॉलिसी लेने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सारी की सारी अपनी पास्ट हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री और सारे फैमिली की हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री क्लियरली आपने बतानी है, सो दैट फ्यूचर में आपका कभी भी कोई क्लेम रिजेक्ट ना हो। और हाँ, इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, ताकि आपके क्लेम के रिजेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपने न्यू बॉर्न बेबी को अपनी इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पहले 30 दिन के अंदर कवर करना ना भूलें। नेक्स्ट, स्टेप 3, फाइनेंशियल प्लानिंग। जब एक सैलरी बंद हो जाए, ये पॉइंट स्पेशली उन पार्टनर्स के लिए जहां पे दोनों पार्टनर्स काम करते हैं। मैटरनिटी लीव इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर 26 वीक्स यानी करीब 6.5 महीने की मिलती है, लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्राइवेट स्मॉल फर्म्स में काम करने वाले लोग ऑफन इस प्रोटेक्शन से बाहर होते हैं। पैटर्निटी लीव ऑफिशियली सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 15 डेज मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में ये कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है और अक्सर 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं होती। तो प्रैक्टिकली 3 से 6 महीने के लिए इनकम बंद हो सकती है। तो क्या करें? पहले से प्लान करो कि सिर्फ उस एक इनकम पे घर कैसे चलेगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर दो। सिंगल इनकम पे लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करो। पहले से ही कोशिश करो कि एक पार्टनर की इनकम को सेव करो और दूसरे से घर चलाओ। ये जो सेविंग्स हैं, ये आपका इमरजेंसी फंड बनाएंगे और बाद में आपके लिए एक सेफ्टी नेट का काम करेगी। और जो एसआईपी चल रही है उसे रोकना मत, चाहे टेम्पररी 500 की ही करनी पड़ जाए। कंटिन्यूटी मैटर करती है कंपाउंडिंग में। नेक्स्ट स्टेप 4, हिडन कॉस्ट जो कोई नहीं बताता। अब बात करते हैं उन कॉस्ट की जो स्प्रेडशीट्स में नहीं होते, लेकिन पॉकेट में बहुत गहरी जगह खाते हैं। चाइल्ड केयर और डे केयर। इंडिया के मेट्रोज में एक रेप्यूटेबल डे केयर का खर्चा 8,000 से 20,000 पर मंथ तक है। टियर 2 सिटीज में भी 4,000 से 8,000 के आसपास। अगर आप दोनों काम पर वापस जाते हैं तो ये नई मंथली एक्सपेंस सीधा आपके बजट में ऐड हो जाती है। करियर इम्पैक्ट ऑन मदर्स। इंडियन वर्किंग मदर्स का एक बड़ा सेगमेंट मैटरनिटी के बाद पार्ट टाइम शिफ्ट करता है या करियर ब्रेक लेता है। ये डिसीजन इमोशनली सही हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली इसका लॉन्ग टर्म ईपीएफ, एनपीएस या इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंटल सपोर्ट का प्रेशर। अगर आपके घर में पहले से एजिंग पेरेंट्स का फाइनेंशियल सपोर्ट चल रहा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो बेबी के आने के बाद वो प्रेशर डबल हो जाता है। दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज साइमल्टेनियसली मैनेज करना डबल सैंडविच जनरेशन की सिचुएशन क्रिएट करता है। और एक और पॉइंट, द बेबी गियर ट्रैप। न्यू पेरेंट्स इजिली 50,000 से 1 लाख बेबी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर देते हैं, जो 80% जरूरत से ज्यादा होते हैं। क्रिब, स्ट्रॉलर्स, फैंसी मॉनिटर्स। रिसर्च करो, कंपेयर करो, या सेकंड हैंड ऑप्शन सीरियसली लो। बेबी को आपकी प्रेजेंस चाहिए, 15,000 का स्ट्रॉलर नहीं। जब ये चीजें नहीं होती थी तब भी बच्चे पैदा होते थे और पलते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, करो, पर उतना ही जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे का फ्यूचर आज से बिल्ड करना शुरू करो। चाइल्ड एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में 10 से 12% पर ईयर है। मतलब जिस कोर्स या एजुकेशन का खर्चा आज की डेट में 10 लाख रुपए का है, आज से 18 साल बाद वही करीब 55 से 60 लाख रुपए का हो जाएगा। तो डिलीवरी के पहले महीने से सेविंग्स शुरू करो या एक सिक्योर एसआईपी शुरू करो। सिंपल एग्जांपल, अगर आप बच्चे के जन्म से ही 3,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करो, 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अज्यूम करो, 18 साल में अप्रोक्सीमेट कॉर्पस 35 से 40 लाख का बन सकता है। यही अगर आपने ये काम 5 साल लेट शुरू किया तो सेम अमाउंट देने पर भी कॉर्पस 15 से 18 लाख से कम हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन डिले है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड लॉन्ग होराइजन के लिए सबसे सूटेबल है। और सुकन्या समृद्धि योजना अगर बेटी हो, अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम जो 8.2% गारंटीड रिटर्न के साथ आती है और बिल्कुल टैक्स फ्री है। और प्लीज चाइल्ड के नाम पे LIC एंडोमेंट को अवॉइड करो। लो रिटर्न्स, हाई प्रीमियम, मेरे ओपिनियन में ये प्योर ट्रैप है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो, ऐसे हजारों एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। देखो, ये स्टोरीज फेल होने की नहीं है, प्लानिंग ना होने की है। देखो, बच्चा भगवान का या नेचर का गिफ्ट है जो हम सबकी लाइफ में खुशियां लेके आता है। तो उस गिफ्ट का स्वागत फाइनेंशियल तैयारी के साथ करो। लव और प्लानिंग दोनों एक साथ चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी दूसरी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।